हेलो एवरीवन। तो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अपने 23 मई के फिजिक्स डोमेन का जो पेपर हुआ है सीयूटी में, उसके बारे में कि उसका लेवल क्या रहा है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे बच्चों के थ्रू मिले हैं उन सबको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि पेपर का ओवरऑल लेवल क्या रहा है। समझिएगा ध्यान से बेटा कि अगर मैं पेपर का लेवल बताऊँ तो ये ईजी टू मॉडरेट था। ईजी आपके 45 क्वेश्चन लगभग ईजी थे और 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे। इन्हीं के बेस पर बच्चे पेपर को मॉडरेट कहेंगे, पर मैं बताऊंगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट कहेंगे, बट साथ साथ ये कहेंगे कि पेपर इजी की ओर ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी थे। अधिकांश बच्चे इसमें 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये पेपर का लेवल डिसाइड नहीं करता है कि हो सकता है कि मैंने जिन बच्चों से बात करी वो अच्छे बच्चे, मेहनती बच्चे रहे हों, इस बेस पर वो 40 प्लस अटेंड करे हों, बट फिर भी पेपर ओवरऑल इजी कहा जा सकता है, मॉडरेट कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे आपके न्यूमेरिकल्स लगभग 12-14 थे और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे ये 36 to 38 थे, जैसा कि 13-14 मई के पेपर्स में आपको देखने को मिला था। सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स में आपके सेमी कंडक्टर डिवाइसेस थे, यहां से 7 सवाल आपको देखने को मिले हैं, 6 या 7 सवाल, और रे ऑप्टिक्स से भी 7 या 8 सवाल देखने को मिले हैं। तो ये सारे मोस्ट फ्रीक्वेंट थे। ये चैप्टर ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें कंटेंट और क्वेश्चन का जो रेशियो है बहुत कम आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां से थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओगे तो पाओगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड जो बच्चों ने मुझे बताए हैं, मैंने उनको आपके लिए कलेक्ट करके रखा है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। ये सवाल तो भाई लगभग उन सवालों में से था जिसको मैं अपने हर क्लास में एक आध बार करवा ही देता हूं, जिक्र कर ही लेता हूं। रीजन क्या है कि 24 में पूछा है, 23 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, तो ये सवाल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बन जा रहा है, मतलब जिसका आना श्योर है ऐसा वाला माहौल बन जा रहा है बेटा ना। इसीलिए अभी देखो कल के पेपर में पूछ लिया, इसके पहले भी शायद 16 या 17 मई को एक बार पूछा था ये सवाल। अब आपसे कहा बेटा कि 2 न्यूक्लाई हैज मास नंबर 64 and 27, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। आपके पास 2 न्यूक्लाई हैं जिनका मास नंबर 64 और 27 है। ठीक है ना, आपको कहा है द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। आपको पता है ना कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। ये बात तो मैं कई बार रटवा चुका हूं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी सबका न्यूक्लियर डेंसिटी सेम ही होगा, ठीक है, चाहे उसका मास नंबर कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा यहां से अगले सवाल की ओर। तुम इसको देखो और क्या पाओगे। कह रहा है कि रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन। हीलियम आयन सुनते तुम्हारे मन में ये आया कि इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो रेडियस आप कैसे लगाओगे बेटा? रेडियस होता 0.53 n² एंगस्ट्रॉम में होगा। कहा है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का थर्ड ऑर्बिट है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट दोनों में क्या है? सेम है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है तो R प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/z के। ठीक है बेटा, यहां से तुम लिखोगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम इक्वल्स टू z ऑफ हीलियम अपॉन क्या होगा बच्चा? z ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, क्योंकि उल्टा रिश्ता है तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। तो z ऑफ हीलियम कितना होगा? 2 और हाइड्रोजन कितना होगा? 1। तो जवाब कितना बन रहा है? 2:1। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। थोड़ा सा सिंसियरली से आप करोगे तो इसको कर ले जाओगे, बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं यहां से अगले सवाल की ओर। तुम ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रे ऑप्टिक्स का सवाल है। क्रिटिकल एंगल से आपको 2-3 सवाल देखने को मिले हैं, बाकी 2 सवाल प्रिज्म से और 1 सवाल माइक्रोस्कोप से देखने को मिले हैं, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया है। अब समझिएगा, इसमें कह रहा है कि वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? आप मुझे बताइए, क्या क्रिटिकल एंगल को 1/sin c से डिफाइन करोगे ऐसे? अब बताइए, मुझे क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम करना है तो n की बाबू c की वैल्यू मैक्सिमम के लिए n तुम्हारा क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब मुझे बताइए क्रिटिकल एंगल बनता कब है? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। तो ये बताओ, एयर से ग्लास में गया, रेयर से डेंसर, ग्लास से एयर में, एयर से वाटर में, ये बात भी गलत, क्योंकि रेयर से डेंसर में तो क्रिटिकल एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये होगा और ये होगा, तो दोनों में n की वैल्यू कम कब होगी? तो ये है Ng, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये क्या है? Ngw के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम, तो जब n की वैल्यू कम होगी तो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा। यानी क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब रे ऑफ लाइट ग्लास से कहां पास करेगी?
होगी एयर में। ये बात क्लियर है। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या पाओगे, समझिएगा। कह रहा है बेटा कि वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स नियर इट। अब देखो वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट, इसके पास रहोगे तो स्फेरिकल होगा, दूर जाओगे तो प्लेन हो जाएगा। पर सवाल ने खुलकर कहा है कि वेव फ्रंट बताना है कहाँ, नियर इट, यानी पास में बताना है। अगर पास में बताओगे बेटा तो पास में वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के पास वेव फ्रंट कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं बाबू। यहां से अगले सवाल की ओर देखो, इससे तुम क्या कंक्लूड कर पाओगे। ये आपसे कह रहा है बेटा, समझिएगा कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना। ये बात आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ पैरेलल में शंट वायर जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस बार अमीटर पूछ लिया तो हो सकता है अगले वाले पेपर में वोल्ट मीटर का कन्वर्जन पूछ ले, या शंट वायर के बारे में कुछ पूछ ले, है ना, ऐसा कुछ चांस है। तो जवाब क्या होगा बेटा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज नहीं, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज बिल्कुल नहीं, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल बिल्कुल नहीं। तो जवाब क्या होगा, शंट जोड़ना है। शंट का मतलब लो रेजिस्टेंस भी बोल सकता है, तो इसके लिए लो रेजिस्टेंस जोड़ना होगा पैरेलल में। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है बेटा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि क्वेश्चन डिफ्रैक्शन पैटर्न से है। पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ इंक्रीज कब होगी। आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ क्या होती है, 2 लैम्डा अपान ई, यानी कि एंगुलर विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। इसका मतलब है कि अगर आपने लैम्डा को इंक्रीज करना है तो एंगुलर विड्थ बढ़ेगी। ये बात सही है। अच्छा दूसरी बात, एंगुलर विड्थ जो होगा बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। तो अगर ई को घटाओगे तो एंगुलर विड्थ बढ़ेगी, यानी एंगुलर विड्थ बढ़ने के लिए ई को घटाना पड़ेगा, लैम्डा को बढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस मल्टी ऑप्शंस वाला होगा। नीचे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड ऐसे दिया होगा, बच्चा कंप्लीट बता नहीं पाया है। तो इस सवाल का बेटा जो आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो रहा है और फोर्थ हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। इसमें आपसे कह रहा है कि बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स सिमेट्रिकली। समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह रहा है बच्चा कि एक बार मैग्नेट है कुछ ऐसे, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m, इसको सिमेट्रिकली 2 पार्ट में काटा है। सिमेट्रिकली का मतलब इसके लेंथ के परपेंडिकुलर बेटा हमने 2 पार्ट में काट दिया। तो 2 पार्ट में काटोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है, m/2। याद करो मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इंटू 2l नहीं होता, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, l के। तो अगर बीच से काटोगे तो लेंथ आधा होगा, लेंथ आधा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, आधा हो जाएगा। तो मैंने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा कितना होगा बेटा, आधा हो जाएगा। ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें कह रहा है कि इन EM वेव B इज अलोंग Z एक्सिस, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपगेशन क्या होगा। ये बात मैंने आपको बताई है कि EVC याद रखना है, ये XYZ होगा या ये YZX होगा या ये ZXY होगा, यही तो पैटर्न है। अब समझिएगा बेटा, सवाल ने आपको B कहाँ कहा है, B कहा है X, अगर B X है तो E होगा Y, C होगा ऐसे, है ना। इसका मतलब E और C यानी प्रोपागेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड XY प्लेन में होगा, यानी प्रोपागेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल कहां होने वाला है बच्चा, XY प्लेन में होने वाला है। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। ये कह रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से क्या होगा, बैटरी के साथ, है ना, बैटरी के साथ आपने संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत भर दिया है। तो आपको पता है ना कि अगर आपने बैटरी जोड़ा है विद बैटरी, है ना, विद बैटरी, 2 केसेस आपको मैंने बताया हूं, और एक होता है तुम्हारा विदाउट बैटरी, विद बैटरी विदाउट बैटरी। तो विदाउट बैटरी तुम्हारा क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा बाबू, सॉरी, विदाउट बैटरी जो है बेटा वो तुम्हारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज देने वाला कोई बचा नहीं, ना कोई लेने वाला बचा। और विद बैटरी तुम्हारा क्या होगा बच्चा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट तो C इक्वल्स टू Q बाई V, अगर V तुम्हारा सेम है बेटा तो C तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चा, C प्रोपोर्शनल होगा Q के। तो अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया बेटा, तो जैसे डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे इससे C बढ़ेगा,
C बढ़ेगा तो स्टोर्ड चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी बैटरी के रहते अगर आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके तो चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बाबू इतने क्वेश्चन हमें मिले थे मेमोरी बेस्ड, और इसके एनालिसिस पर आपको समझ में तो आया होगा ना कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन थे। आपने बच्चे ने बताया मुझे कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से लगभग 6-7 सवाल थे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से 2 सवाल थे, इसी के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस से 3 सवाल थे। तो सवाल पूछने का ट्रेंड क्या रहा है आजकल में बाबू की कोई चैप्टर होगा उसका एक टॉपिक उठा लेगा, चाहे वह टॉपिक छोटा सा ही क्यों ना हो, और वहां से 2-3 सवाल बना देगा। ठीक है, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया है। तो आपको क्या करना है बाबू कि हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। थियरी वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, मल्टी स्टेटमेंट वाले पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन का पैटर्न फिर से वही रिपीट हो रहा है कि जिसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैचिंग टाइप आ रहा है, और फिर असर्शन रीजन आ रहा है। तो इन सब पर आपको ध्यान देना है, सिंसियरली पेपर अटेम्प्ट करना है, ध्यान से इन सब को देख करके आपको आइडिया लेते रहना है कि पेपर आने का पैटर्न क्या रहा है, क्या बेहतर रणनीति हमें पेपर में परिवर्तन के साथ अपनानी चाहिए जिससे हम बहुत अच्छा कर सकें। इसी के साथ आपको आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।